हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी अंतिम यात्रा से पहले। उर्मिला शिरीष जी के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। वे एक चर्चित कहानीकार, उपन्यासकार एवं कुशल संपादक हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उसने जाने का निश्चय कर लिया है। ये बात ही मुझे आश्चर्य में डाल रही है। वो इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकी, ये सोचकर मैं हैरान हूँ। वो तो कभी अंधेरे में एक पल नहीं ठहरती थी। वो जो अकेली सोते हुए बुरे सपनों के कारण चिल्लाती थी, वो जो मेरे तथा बच्चों के बिना घर के अंदर नहीं बैठती थी, वही यूँ जा रही है। ये मैं कैसे मान लूँ? ये मेरे लिए बड़ी घटना है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना। मैं तो इसी दृढ़ विश्वास के साथ जीता आया था कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन वो रोने, गिड़गिड़ाने, लड़ने या धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे मुझसे तथा बच्चों से असीम प्यार जो है, वो दुनिया को छोड़ सकती है, मुझे नहीं। ये अखंड विश्वास आज यूँ खंडित हो रहा है। जिंदगी भर जिसे मैंने अपनी मर्जी से चलाया, वही आज मेरी मर्जी का तिरस्कार कर रही है और मैं असहाय सा बैठा हूँ। फिर भी मैं आखिरी कोशिश करता हूँ, शायद मान जाए। यदि मैं तुम्हें न जाने दूं तो? क्यों रोकना चाहते हो तुम मुझे? किस अधिकार से? पति के अधिकार से? पति के अधिकार? समाज की नज़रों में तुम मेरे पति हो, पर मेरी नज़रों में तुमने अपना पतित्व स्वयं ही खत्म किया है। क्या सब कुछ भूल गए हो या झुठलाने की कोशिश कर रहे हो? अब मेरी समझ में आया कि प्रेम तो कुछ होता ही नहीं है, असल में तो वो समझौता ही होता है। जो सामाजिक एवं नैतिक समझौते के बंधन थे, वे मैंने निभाए हैं, लेकिन अब मैं नहीं निभाऊंगी। याद करो धीरज, मैंने वर्षों से तुमसे कुछ नहीं चाहा है। देह सुख, पैसा, कहीं आने जाने में तुम्हारा साथ नहीं, बीमारी कमजोरी में एक गिलास पानी तक नहीं, अकेलेपन तथा उदासी में सहानुभूति तथा सांत्वना के दो शब्द नहीं। इस सब के पीछे एक औरत की, एक पत्नी की टूटने, बिखरने, आहत होने की यातना कितनी तीक्ष्ण रही होगी, जान सकोगे? धीरज, एक पत्नी को टूटकर बिखर कर एक औरत के रूप में जीने के लिए जब विवश होना पड़ता, तब न वो औरत जी पाती है, न मर पाती है। इस सब के संबल के साथ ही मैंने जीवन को स्वीकारा है। इतने वर्षों से तुम उसी बात को गांठ बांधकर वैसी ही हो और मैं समझता रहा कि तुम बदल गई हो। नहीं, बदली नहीं थी मैंने समझौता किया था, तुमसे नहीं, स्वयं से। बकवास बंद करो। जानती हो, मैं तुम्हें न जाने का आदेश दे सकता हूँ। मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो औरतों के आगे पीछे घूमा करते हैं। आदेश तो मैं ईश्वर तक का नहीं मानूंगी, फिर तुमसे मेरा इस तरह का सरोकार क्या रहा? आत्मा और हृदय का तो कदापि नहीं रहा। मैं आत्मा के पवित्र बंधन चाहती थी, लेकिन वो तो हमारे बीच कभी स्थापित हो ही नहीं सकता था, वो भी तुम्हारी आदतों, स्वभाव और आचरण के कारण। एक जिद, एक अहंकार, अपने सुख के लिए जीने की अभिलाषा ने मेरी संपूर्ण जिंदगी को तहस नहस कर दिया। कितने ताज्जुब की बात है कि एक पुरुष एक स्त्री की जिंदगी को बनाने बिगाड़ने का अधिकारी बन जाता है, किंतु अब मैं यही नहीं होने दूंगी। देखो, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम तो मेरे जीवन से तब चले गए थे, उसके साथ उसके घर में। क्या मेरा अपना कोई जीवन नहीं है? मैं तुम्हारी तरफ अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं जा रही हूँ। वर्षों से तुम्हारे लिए जीती रही हूँ, अब तो जाने दो। तुम मुझसे बदला ले रही हो। कहती थी कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तभी छोड़कर जाऊंगी, सो जा रही हो। नहीं धीरज, तुमसे बदला लेने की बात तो मैं क्रोधावेश में कहती थी। उस व्यक्ति से क्या बदला लूं जो इतना कमज़ोर हो कि स्वयं पर नियंत्रण न रख सके, जिसने स्व विवेक से कभी अच्छे और बुरे का फैसला स्वयं न लिया हो, जो दूसरे की आंखों से अपनी पत्नी को जांचता परखता रहा हो। तब क्यों जाना चाहती हो मुझे अकेला छोड़कर? तुम अकेले कहाँ हो धीरज? पूरा परिवार है तुम्हारा, भाई, बहुएं, बेटे, बहनें, सारी सुख सुविधाएं हैं। अकेले तो मैं रही हूँ सदैव। ठीक है, चली जाओ। आवेश में मत आओ धीरज, मैं भी थक सकती हूँ, ऊब सकती हूँ, मेरा मन भी भागने को विकल हो सकता है। मैं सब कुछ भूल चुकी थी, अब भी जीना चाहती हूँ अपने लिए, घूमना चाहती हूँ, बरसों से दबी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती हूँ। इतिहास की छात्रा रही हूँ, मन बार बार भागता था प्राचीन किलों की ओर, मंदिरों की ओर,
तीर्थों और सरिताओं की ओर, समुद्र को देखना और छूना चाहती थी। मेरी आत्मा सालों से तरस रही है, सबसे दूर जाकर रहना चाहती हूँ। तुम नहीं समझ सकोगे धीरज। पागल हो गई हो तुम, काल्पनिक दुनिया में रहती हो, प्रलाप करती हो। यही शब्द मैं अपने लिए वर्षों से सुनती आ रही हूँ। आलोचना, दोष और मजाक और सबके बीच नीचा दिखाया जाना ही देखती आ रही हूँ। डायलॉग बाजी बंद करो, खूब नाटक करती हो। नाटक करना और भाषणबाजी करना तो कोई तुमसे सीखे। जा रही हो तो जाओ, लौट कर इस घर में कभी कदम मत रखना। जानती हूँ तुम यही कहोगे, तुम्हारा घर होता तो कितनी बार निकाल चुके होते। आज पहली बार जाने की जिद की तो धमकी दे रहे हो। मुझे तो यह भी हक नहीं रहा कि कभी रूठ कर चली जाती तो तुम मनाकर लेने आते। तब मैं चुप रह गया था। इस बहस का कोई अंत नहीं था। सारा जीवन बहसों तथा झगड़ों में कटा है, तो अब कौन सा परिवर्तन आने वाला था। माँ रुक जाओ ना, बड़े बेटे ने हस्तक्षेप किया था। तब बेटे, तुम तो सब कुछ जानते हो, मेरे दोस्त हो ना, मन के साथी, मुझे समझते हो ना। मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे बच्चे शादीशुदा हो जाएं, उनको सब कुछ सौंप कर जाऊंगी। उधर सामान बाहर रखा जा रहा था और वो बड़े इत्मीनान से बैग में कागज़ रख रही थी। उसके चेहरे पर वियोग का कोई भाव नहीं था, दुख की एक लकीर तक न थी, आंखों में आर्द्रता तक न थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। एक बार सोच लो, गांव में क्या रखा है। चाचा ने नहीं रहने दिया तो इसी घर में लौटना होगा, और तब मैं भी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। मुझे निष्कासित करने का हक किसी को नहीं है, मैं स्वयं जा रही हूँ। दुष्ट औरत, चली जा जा, मैं चीख पड़ा था। और चिल्लाओ, तुम गालियां देने के अलावा कर भी क्या सकते हो। वो मन ही मन हंस रही होगी मेरी अवस्था पर, मेरी उस आवाज़ पर जिसे सुनने के लिए सिर्फ सपाट दीवारें रह गई थीं। ऑटो बाहर खड़ा था, वो बैठी और चली गई। सब उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक गए थे और मैं हतभाग्य सा गुस्से में कांपता रहा था। बाहर बैठा मैं सिर्फ इस प्रतीक्षा में था कि वो थोड़ी देर बाद लौट आएगी और कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। पर घंटों बाद भी वो ना लौटी। तब मुझे लगा मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। पापा क्यों चिंता करते हो, जल्दी आ जाएंगी मम्मी। मुझे लगा मेरे पांव जमीन पर नहीं रेत के ढेर पर हैं और अंदर धंसते जा रहे हैं। सच में बरसों पहले इस औरत से छुटकारा पाना चाहता था। खूब कोशिशें की थीं, तरह तरह की मानसिक यातनाएं दी थीं, कठोर व्यवहार किया था कि उससे छुटकारा पा सकूं। ना जाने क्यों मेरी मानसिकता ही ऐसी थी कि पत्नी की बात मत मानो, पत्नी को महत्व मत दो, और इसी का दुष्परिणाम था मेरा पतन। अनामिका के साथ मेरे सार्वजनिक संबंध बहुत अच्छे थे। अनामिका सर्विस में थी और उससे मुलाकात एक दोस्त के घर में हुई थी। उम्र में छोटी थी पर मुझे पसंद आ गई थी। उसके साथ घूमना, उसके घर पर रुकना, पति पत्नी की तरह रहना और चुपचाप शादी करना। तब मेरी शिकायतों पर शिकायतें हुई थीं। अनामिका को जो बदनामी मिली थी उससे घबराकर वो हमेशा के लिए चली गई थी। मैंने जैसे तैसे अपनी नौकरी बचाई थी। शायद उन्हीं दिनों का बदला ले रही है मीनाक्षी मुझसे। इन दिनों मुझे खाना स्वादिष्ट नहीं लगता, नींद सुखद नहीं लगती। उसे गोश्त शराब से सख्त चिढ़ थी, तब मैं खूब खाता पीता था, लेकिन आज वो नहीं है तो मैं ये चीज़ें छूता तक नहीं हूँ। ऐसा क्यों हुआ। इतना मानसिक त्रास तो मुझे अनामिका के चले जाने पर भी नहीं हुआ था। वो सब एक स्वप्न की तरह घटित हुआ था और हकीकत में दुखद प्रभाव छोड़कर समाप्त हो गया था। शुरुआत एक सफ़रनामे की। प्रिय धीरज, मैं ठीक से आ गई थी। ट्रेन में बैठते ही तुम्हारे चेहरे के भाव छा गए थे। आंखों के सामने गुस्सा, तिरस्कार सभी कुछ नसों को चटकाता रहा था। सारा घर खंडहर की तरह हो गया है। सफाई करवाने के बाद अब जाकर सुख मिला है। पुरानी किताबें, मंदिर, मूर्तियाँ सब कुछ पुराना पड़ गया है। सबसे मिलकर बेहद खुशी मिली मुझे। तुम मुझसे नाराज़ होगे जानती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए अत्यावश्यक था, वरना मैं आत्महत्या कर लेती। इसी एक निश्चय ने तो मुझे अब तक जीने की इच्छा शक्ति दी थी। मैं भागना चाहती थी। आज भी मुझे लगता है कि तुम मुझसे अलग रहकर अधिक सुखी रहोगे। कितना गुस्सा आता है ये सोचकर कि मैं बेशर्मों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी। मुझे सदा यही लगता रहता था कि तुम एक हफ्ते के अलगाव के बाद मुझे भूल जाओगे, तभी तो मैं तुम्हारे पीछे लगी रहती थी। तुम जहाँ जहाँ जाते उससे पहले मेरा फ़ोन पहुँच जाता। मैं हर तरह से तुम्हारी चिंता करती। तुमसे जितना अधिक मैं प्रेम करती उतना ही तुम दूर भागते। ऐसा क्यों हुआ कि तुम मेरे लिए कभी नहीं तरसे। शायद इसलिए कि तुम्हारी कई महिला मित्र थीं, तुम्हें उनका साथ ज़्यादा पसंद था। सच है, दूसरों के साथ सिर्फ आनंद मिलता है, क्योंकि वहाँ अपने परिवार की, बच्चों की कोई समस्या जो नहीं होती। और
मैं तो शुरू से ही ऐसी थी, अंतर्मुखी, किसी से घुल मिल नहीं पाती थी, भीड़ में हमेशा अकेली होती। जितना आत्मविश्वास था वो तुमने अपनी उपेक्षा से तोड़ दिया था। लगता है तुम्हें मेरी जैसी नहीं, स्वच्छंद स्वभाव वाली लड़की चाहिए थी। तुम्हें लगता था कि मैं प्रशंसा की भूखी हूँ। बिल्कुल नहीं धीरज, मैं तो अपनी कला के क्षेत्र में इतनी प्रशंसा तथा सम्मान अर्जित कर चुकी थी कि मेरे अंदर प्रशंसा भाव के लिए कोई स्थान ही शेष न था। हाँ, तुम्हारी प्रशंसा के लिए मैं हमेशा तरसती रही। शादी से पहले मेरे जीवन में कितनी विविधता और गतिशीलता थी। ढेर सारे परिचित प्रशंसक थे, नाम था, पहचान थी, मेरी अपनी कला की दुनिया थी, मैं बड़ी मस्त थी। लेकिन एकाएक सब खत्म हो गया था। सारे संपर्क समाप्त हो गए थे। कोई परिचित नहीं रहा था, सिर्फ तुम्हारे अपने लोग थे। मेरी ही रुचि खत्म हो गई थी, सब निरर्थक लगने लगा था। काश मैं तुम्हारे कंधों पर सिर रखकर प्यार पा सकती। कितनी अजीब बात थी कि मेरा पति ही मेरा न था। नहीं, प्रतिदान नहीं, यह रिश्ते की मांग थी। ये मेरे लिए भावनात्मक सुरक्षा थी, जिसके अभाव में मैं नितांत तन्हा हो गई थी। कितने वर्षों के तनावों और झगड़ों के बाद मैं अपने मन को ये समझा पाई थी कि विवाह एक समझौता है। अब समझौते के तहत ही मुझे शेष जीवन गुजारना होगा। पर मन तो फिर भी नहीं मानता था। जो सामने घटित होता था उसमें अपने होने का अर्थ, अपने होने की सार्थकता, दूसरों से बेहतर होने की जिद और तुमसे अपने पतित्व के हक को मनवाने का लोभ बराबर मन को क्लांत किए रहता था। धीरज, उन दिनों मैं कितना कमज़ोर हो गई थी कि मेरा मन पागलों की तरह भटकता था, जो चाहता था कि किसी अपने बहुत आत्मीय के कंधों पर सिर रखकर रो लूं। कोई मुझे सांत्वना दे, समझाए। मेरे निर्दोष होते हुए भी तुम मेरे नहीं किसी और के थे, और वे सारे लांछन मुझे सहने पड़ रहे थे। वो दौर याद करके हर पल तड़पी हूँ मैं। तब भी मैं इतना समझ सकी थी कि मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ पैसा था। यहीं तक होता तब भी ठीक था। दूसरे मामलों में भी तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते थे, और ऐसे सब स्थानों पर तुम होते, तुम्हारे अपने लोग होते। कितना अजीब लगता था कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में छत पर खड़ी सूनी सड़क को निहारा करती थी, और तुम उसके साथ कहीं घूमने गए होते, या पिक्चर गए होते, या उसके कमरे में सो रहे होते। लोग तरह तरह के सवाल पूछते थे, शादी तक होने की बातें करते थे, और मैं निरुत्तर बनी तिलमिलाती रहती थी। मेरी स्थिति, मेरा अस्तित्व हर रूप में अस्वीकृत हो चला था। क्यों तुम मुझे अपने परिचितों, संबंधियों और मित्रों के बीच तिरस्कृत कर देते थे, जबकि मैं इन्हीं सब के बीच अपने होने का सम्मान चाहती थी, अपने जीने का अधिकार चाहती थी। ये सुनकर मेरे भीतर झंझावात चलते रहते कि अनामिका को तुम पार्टियों में अपनी पत्नी कहकर परिचित करवाते थे। फिर भी मैं जिंदा थी, उस घर में थी, सिर्फ बच्चों की खातिर। लगता था कहीं चली जाऊं या बच्चों समेत आत्महत्या कर लूं, मगर मैं जीना चाहती थी। घंटों चलने वाली बहसों ने बच्चों को असमय ही विचारशील एवं शंकालु बना दिया था। हमारी आवाज़ों के शोर से आतंकित वे ठीक से सो नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। वे हम दोनों को, अपने जनक को साथ साथ देखना चाहते थे, हर वक्त खाते हुए, बैठते हुए, घूमते हुए। पर तुम्हें यह सब बोर लगता था। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है कि मैं भी कितनी पागल थी। उसे बांधना चाहती थी जो मेरा अपना था ही नहीं। क्यों था तुम्हें बांधने का लोभ? दुख, यातना, अपमान के बावजूद तुम्हें एक पति के रूप में पाने की अकुलाहट थी। तब क्रोध का आवेग खत्म होते ही मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करने लगती थी। मुझे तुम्हारी हर कदम पर ज़रूरत थी। एक प्यार भरा संबल चाहिए था मुझे। लेकिन मेरे आदर्शों के महल तुम्हारे अपने संबंधों के नीचे खंडहर होते चले गए थे। तुम मुझे लालची कहते थे, ताने देते थे कि इतना सब तो दिया है। क्या दिया था तुमने? जेवर, साड़ियाँ, बस यही था तुम्हारा देय। इसी को देना कहते थे तुम। भौतिक वस्तुओं का दान जिनको मैं धारण करती थी, इसीलिए तो मैंने वो सब त्याग दिया था। सचमुच धीरज, एक इंसान के रूप में तुम बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे लिए नहीं। छोड़ो भी, सोचोगे सामने रहती थी तब भी प्रलाप करती थी, दूर है तब भी। जानते हो, ये खत मैं अर्धरात्रि को लिख रही हूँ। चारों तरफ साएं साएं करती हवाएं हैं, टिटहरी की आवाज़ें हैं, कुत्तों के भौंकने के डरावने स्वर हैं, और हैं सन्नाटे का भयानक रूप। बरसों पहले इसी आंगन में लालटेन की रोशनी में पढ़ा करती थी। पीपल का यह वृक्ष तब से लेकर अब तक वैसा ही खड़ा है। उसके दरख्त और चौड़े हो गए हैं। उल्लू, चील, कौवे, तोते आकर इतना शोर करते हैं कि लगता है घने जंगल में बैठी हूँ।
धीरज, यहाँ कुछ बच्चे आकर मुझसे पढ़ते हैं और सबके बीच बैठकर लंबी बैठकें चला करती हैं। सब कुछ मज़ेदार लगता है। अपनी ही कैद में। प्रिय, तुम तो जानती हो कि मुझे पत्र लिखने की आदत नहीं है। तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारा या अपना लिखने के स्थान पर मैं भवदीय लिख देता हूँ। शायद ये मेरा तीसरा खत होगा तुम्हारे लिए। एक दिन तुमने अपने लिखे सारे खत फाड़ दिए थे। आज सिर्फ लिफाफे पड़े हैं, खाली लिफाफे, मेरे जीवन की तरह खाली। उस दिन मुझे यही लगता रहा कि तुम हमेशा की तरह धमकी दे रही हो, पर तुमने अपनी प्रतिज्ञा वास्तव में पूरी कर ली है। हमेशा कहती थी कि एक दिन त्याग कर चली जाऊंगी, और चली गई। अब तुम्हारे दिए गए अभिशापों को लेकर मैं जी रहा हूँ। कैसी चीखती थी तुम कि लो, तोड़ दिया रिश्ता। आह मीनू, तुम्हारे चेहरे के वे रूप इतने दिनों जहन में छाए रहते हैं। एक पति के रूप में मैंने बहुत गलतियां की हैं, और वो दिन तो रह रहकर उद्विग्न कर देता है जब तुम अचानक आ पहुंची थी और अनामिका बैठी थी। तुमने एक शब्द नहीं कहा था। आशा के विपरीत शांत भाव से लौट गई थी। शाम को जब मैं लौटा था तब एक पर्ची मिली थी। मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम मेरे घर में भी ऐसा कर सकते हो। कम से कम इस मोहल्ले में तो मेरा उपहास ना करवाओ। वो मेरे ही घर में मुझे नीचा दिखाकर चली गई क्योंकि उसके साथ तुम थे। इस हद तक गिर जाओगे तुम? शहर भर में तो चर्चे थे ही, घर में भी वो सब। धीरज, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अकेले पड़े पानी के लिए तरसोगे। अब मैं कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता शेष नहीं रहा। एक छत के नीचे रहते हुए भी मैं अलग रह सकती हूँ, देख लेना। नहीं, मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगी। बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में ये सब दोबारा ना दोहराया जाए। दुर्भाग्य से ये समाज उसी लड़की को ज़्यादा महत्व देता है जिसको उसका पति चाहता हो। इस समाज को पति के बिना पत्नी को देखने का अभ्यास नहीं है। धीरज, बस इसीलिए कह रही हूँ, कल के दिन बच्चों को इसी रास्ते से होकर गुजरना होगा। धीरज, वे सहन न कर पाए तो? तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब मैं ना आ सका था। डर गया था कि कहीं तुम्हारे सामने आने पर कोई तूफान ना आ जाए, और मैंने देखा था कि तुम बदल गई थी। मेरे प्रति तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा पीछा करने वाला वो स्वभाव, बात बात में चिंता और सुझाव देने की प्रवृत्ति, और रात के 12 बजे तक इंतजार से थकी उनींदी आंखों में समाया शोक एकाएक अदृश्य हो गया था। न तुम मेरे खाने पर नाराज होती थी, न देर से लौटने पर शिकायत करती थी, न जाते वक्त बाहर तब आती थी। मेरे लाए हुए सामान को त्याग दिया था तुमने। इतना आत्माभिमान। आज मैं स्वतंत्र हूँ, सब कुछ है देने को, किसी को भी बुलाने को, लेकिन फिर भी मैं बंधा हुआ हूँ। क्या तुम नहीं लौटोगी? पत्र भी न लिखोगी? मीनू, जानता हूँ तुम वहाँ खुश होगी। अपने बचपन की वादियों में तुम्हें आनंद मिल रहा होगा। तुम्हारे मन में कोई पछतावा ना होगा। अपने किए का, अपने दिए का सिंदूरी गर्व तुम्हारे चेहरे पर चमकता होगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ? सारे प्राप्य गंवा बैठा हूँ। आज तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, विनती भी नहीं करूँगा। अनुरोध अलबत्ता कर सकता हूँ कि मुझे यूं अकेला जीने के लिए मत छोड़ो। इतनी नफरत ठीक नहीं। एक बार बुला लो, एक पत्नी के नाते नहीं, एक साथी के नाते, एक मानव के नाते मेरा साथ दो। तुमने तो स्वयं को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं तुम्हें मनाने आ रहा हूँ। ओ मेरी रूठी हुई सखी, वानप्रस्थ में तुम अकेली न रह सकोगी, मुझे साथ रखना ही होगा। तुमने अगर मुझसे सच्चा प्यार किया है और करती हो तो एक बार और कष्टों के साथ जीना होगा तुम्हें। घर में सन्नाटों के साए छाए रहते हैं। मुझे उबार लो इनसे मीनाक्षी, मुझे थाम लो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम ही कहती थी कि ना मैं जीते जी सुख दूंगा, ना मरकर। याद रखना, ऐसा ही होगा मीनू। अंतिम यात्रा के पहले। ये अंधेरे, ये वीराने मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, दुख इतना अवश्य है कि अगर आज मेरा मन, मेरा पूर्व जीवन सुखद होता तो मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में रह रही होती। फिर लगता है कि जितना समय मैंने तर्क वितर्क, इंतज़ार एवं एक आदमी के पीछे गंवाया, उतने में कोई और काम किया होता तो आज मेरे साथ सैकड़ों आत्मीय, मित्र एवं परिचित होते। उनके पत्र होते, बातें होती, मेरी अपनी कला की दुनिया होती। लेकिन आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, किसी चीज़ से मुक्त नहीं हो पाती हूँ। धीरज, कितना बदल जाता है जीवन। जीवन का संपूर्ण रूप क्षत विक्षत हो जाता है। अब लौटकर तो आना हो न सकेगा, इसीलिए यहाँ से अनंत यात्रा पर निकल रही हूँ। कहाँ मेरा ठौर होगा नहीं मालूम। लेकिन यात्रा पर जाने से पहले ही यात्रा का अवसान हो गया। गिर पड़ी थी मीनाक्षी दूसरी मंजिल से, सिर फट गया था।
कई दिनों तक बेहोश पड़ी रही थी और जब तक कि घर वाले पहुँचते सब कुछ समाप्त हो चुका था। सिर्फ कुछ फूल शेष रह गए थे और वे खत जो लिखे जाने के बावजूद डाले नहीं गए थे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी अंतिम यात्रा से पहले। पत्नी रूप में एक स्त्री की मनोव्यथा की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और हाइप भी करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।